अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टीज़ का आज मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मखसूस नशिस्तों और वफाकी हुकूमत के हालिया फैसले ज़ेर बहस आए। इजलास के बाद पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और पार्टी पर पाबंदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और एडहॉक जजेस के मामले पर पार्टी मौक़िफ़ पेश। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, ये बदनीयती पे मुनहसर है। ये एडहॉकिज्म आजाद अदलिया के लिए मोज़र है। तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी, सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर फेल फॉर रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर किया गया है। इस हवाले से एक पेशरफ्त ये भी हुई है कि अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें खोने वाले अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी सतह पर दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है। अदालत उज़्मा में 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से कल चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद आज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी माजरत कर लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के बरक्स हुक्मरान मुस्लिम लीग नून एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ की हिमायत कर रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, दस्तूर इसकी इजाज़त देता है, लेकिन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के मौके पर ही एडहॉक जज क्यों लगाए जा रहे हैं, इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या पार्लियामेंट की एक बड़ी जमात पर पाबंदी लगाकर नून लीग अपनी सियासत बचा पाएगी? हुकूमत इमरान खान की रिहाई के खिलाफ क्यों है? क्या 12 जुलाई के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? और नवाज शरीफ साहब आखिर मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे? इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से नून लीग बड़ी शद्दोमद के साथ सामने आई और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि ना शद्दोमद से फ्रंट फुट पे आए, अच्छा, और ना ही शद्दोमद से वापस हो रहे हैं। बात यह है कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी किसी सूरत रियासत के हक में नहीं होती, मगर देखने वाली बात यह है कि वो सियासी जमात का रोल, उसका अमल क्या बता रहा है। और देखें, कोई भी रियासत हो, उसका कानून क्या कहता है। उसका कानून अगर पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने वाले या आइन कानून तोड़ने वाले के लिए अगर तहफ़्फ़ुज़ है कि वो सियासी जमात का मेंबर है या उसका सरबराह है, तो अगर वो कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है तो ठीक है, और अगर उसको कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता कि वो पाकिस्तान का आइन तोड़े, पाकिस्तान का कानून तोड़े, पाकिस्तान के मफादात का सौदा करे, तो फिर उसके लिए जो कानून इजाज़त देता है वो हर एक के लिए अमल होना चाहिए, उस पर क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कानून के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं, और जाहिर है हर सियासतदान, हर जमहूरियत पसंद शख्स चाहता है कि कानून के मुताबिक मामला चलें, तो आप ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो तो बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के था। वो अपने सियासी मौक़िफ़ को सबूतों की सूरत में पेश कर दिया और कहा कि अब हम पाबंदी लगाने चल पड़े। देखें, बात ये है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, किसी सियासी जमात के मेंबर ने ये बात क्यों की या किसी हुकूमती मेंबर ने ये बात क्यों की। आप मुझे ये बताएं हबीब साहब कि क्या किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो उस रियासत के मफादात का सौदा करे? और मैं आज आपको ये दयानतदारी से बात कहने लगा हूँ कि देखें, पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई चल रही है 2 सुपर पावर की, और पाकिस्तान उसमें पिस रहा है।
पाकिस्तान का क्या मफाद इसमें नहीं है कि सी पैक पाकिस्तान में मुकम्मल होना चाहिए? और क्या सी पैक पाकिस्तान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? और क्या एक सुपर पावर का दबाव पाकिस्तान पे नहीं है कि सी पैक मुकम्मल नहीं होना चाहिए? और एक रियासत की या एक सुपर पावर जो बनती नज़र आ रही है, वो सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर उसकी मदाखलत या उसके मफादात जो हैं वो बढ़ते ना जाएं। अब लड़ाई उनकी है, हमने अपना मफाद देखना है कि क्या मेरा मफाद इसमें है, मेरे पाकिस्तान के रहने वालों को रोजी रोटी उससे मिल सकेगी? नहीं तो आपके ख्याल में इस लड़ाई में इमरान खान साहब किसी गलत समत में है या पीटीआई किसी गलत समत पे है कि पाकिस्तान का मफाद जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि पूरी पार्टी जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया उस पर पाबंदी लगा दी जाए? देखें हबीब साहब, फैसला आप कर लें या अदालत कर ले, मैं तो जो एक एनालिसिस है वो आपको दे सकता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको लाया ही 2018 में जो गया था, और आपको याद होना चाहिए 2014 में धरने किसने दिलवाए थे और किस मकसद के लिए थे। और फिर आपको याद होगा चीन का प्रेसिडेंट उस वक्त आ रहा था, फिर आपको याद होगा कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करने का ऐलान कर रहा था, और धरना फिर किसने वहाँ दिया और किसके कहने पे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद 2017 आया, 2017 में फैसले किसने, वो अलग चीज़ है कि यहाँ फैसला देने वाले, फैसला दिलवाने वाले अपने उनके मफादात थे, अपनी उनकी तरजीहात थी, अपनी उनकी एक्सटेंशन के मामलात थे, अपनी ज़रूरियात थी उनकी, मगर ये भी उनके इल्म में था कि एक सुपर पावर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम क्यों देना चाहती है या क्यों ये हुकूमत ख़त्म करना चाहती है। वो पीछे से दबाव डाल रहे थे और हम अपनी ज़रूरियात के तहत इस्तेमाल हो रहे थे। फिर आ जाएं, जावेद लतीफ साहब 18 में लाया गया तो 24 में भी तो लाया ही गया है ना। उस्मा एक सेकंड, उस्मा एक सेकंड प्लीज जी, मैं वही बात करने लगा हूं जो हबीब साहब ने सवाल उठाया है। मैं ये कहने लगा हूं कि 2018 में फिर लाया गया और लाने के बाद उस शख्स ने 4 साल क्या सी पैक पे काम होने दिया? नहीं होने दिया, बंद करवा दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब सी पैक पे हल्की आंच पे सुस्त रवि से काम करने की इजाजत दी गई। अब हुआ ये कि जब काम करने की फिर से सी पैक पे उन 4 सालों में इजाजत मिली तो सुपर पावर नाराज होकर न्यूट्रल हुई और यहाँ के लोग भी न्यूट्रल हो गए। और जब उन्होंने न्यूट्रल हुए तो मासूफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और तहरीक कामयाब होने पर उसने मीर जाफर मीर सादक उनको कहा, जिनको कहा वो खुदा जाने उसके सारे मंसूबा में वो किस हद तक इन्वॉल्व थे, किस हद तक उनका एग्रीमेंट था, ये तो वो बता सकते हैं। मगर मीर जाफर मीर सादक वो उनको इसीलिए कहता रहा कि आप भी सारे मेरे साथ शामिल थे, आज मुझे अकेला छोड़ दिया। और आज जब उसने दोबारा लॉबिंग की, वो लॉबिंग फर्म हायर की, उसने करारदाद कांग्रेस से मंजूर करवाई, तो उसमें यह कहा गया है, यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर मुझे दोबारा लाया जाए तो मैं सी पैक फेज 2 पे काम नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं पाकिस्तान की असेंबली में भी इतने अराकीन हैं, क्या पाकिस्तान की असेंबली में लॉबिंग करके तकरीबन मुतफिका तौर पे कोई करारदाद मंजूर करवाई जा सकती है? देखें, जब तक आप, बदकिस्मती ये है कि हम अपने मफादात कम देखते हैं, दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा करते हैं। ये बदकिस्मती है। वजह कि हम ले के खाते हैं किसी से। जब ले के खाने वाली कौम या ले के खाने वाली रियासत हो और उसकी लीडरशिप से लेके नीचे तक सारे के सारे मफादात देखें पहले अपना और उसके बाद पाकिस्तान का जो 75 सालों में होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो फिर यही कुछ होता है। फिर रियासत जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस असेंबली का, वहाँ से कंसेंसस नहीं होता। कंसेंसस उन ममालिक में ही होता है कि हुकूमतें बदलने से उस रियासत के मफादात आप कह रहे हैं कि लॉबी पीटीआई की इतनी तगड़ी है कि पूरी की पूरी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरफ चला गया। मतलब क्या हमें अपनी अदाओं पे कुछ गौर नहीं करना चाहिए मियां जावेद लतीफ साहब? हमें
हबीब अकरम साहब, क्या हमें अपनी अदाओं पे गौर करते करते इस हकीकत को नहीं जानना चाहिए कि यहाँ साइफर लहरा के हमने कितनी गालियाँ उनको दी, कितने इल्ज़ामात लगाए, फिर भी क्या उनकी कांग्रेस के सारे मेंबर जो थे अपनी रियासत के मफादात के खिलाफ करारदाद पास कर रहे थे? उस बंदे के लिए पास कर रहे थे जिन्होंने उस रियासत को इल्ज़ाम दिया, उस रियासत को गालियां दी, और उसी के हक में करारदाद पास हो रही थी। वजह यह थी कि उस वक्त भी मिल के ये सारा कुछ किया गया था और आज भी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का जावेद लतीफ साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कल की जमात है। खान साहब आज इतने पॉपुलर हो गए, आज इतनी बड़ी ताकत बन गए कि बैनुल अक़वामी दुनिया से उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं। फिर यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ जाती है, कांग्रेस की करारदाद आ जाती है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि यूके की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगी पाकिस्तान के इलेक्शन पर, और भी ममालिक में हमारे इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इतनी ताकतवर कैसे हो गए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ताकत कहाँ गई? उज़मा, मुझे ये आप सिर्फ बता दें, क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें ख़त्म नहीं होती रहीं, की नहीं जाती रहीं? तो वो तो तहरीक इंसाफ की भी हुई ना। करारदाद उस वक्त कोई स्टेट, मेरी एक सेकंड मेरी बात सुन लें पहले। मुझे ये बताएं 58(2) जो क्लॉज थी, उसके तहत पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई। जी बिल्कुल। मार्शल लॉ लगे, 99 में भी मार्शल लॉ लगा। किसी ने करारदाद मंजूर की इस तरह? क्या उनको इंसानी हकूक या जमहूरियत याद नहीं आई? और जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो क्या अदम एतमाद के ज़रिए नहीं ख़त्म हुई? और अदम एतमाद जो एक आइनी तरीक़ाकार है, उसके तहत ख़त्म होने के लिए वाली हुकूमत के लिए तो ज़मीन आसमान एक हो रहा है, और जो गैर आइनी तरीके से हुकूमतें ख़त्म हुई उनके लिए कोई इंसानी हकूक या मसला नहीं। उसके साथ इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी जुड़ा हुआ मसला है कि उनके निकलने पे किसी ने नहीं कुछ कहा था। एक सेकंड हबीब अब साहब, जो बड़ी अच्छी बात की, इलेक्शन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। की आपने। अच्छा रुक जाए हबीब अकरम साहब, मैं आपके हजारों क्लिप दिखा सकता हूं 2018 के इंतखाबात के हवाले से, जिस पे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते रहे कि आरटीएस बंद करके ये रीग इलेक्शन है। मैं आपके कई प्रोग्रामों में साथ होता रहा हूं, आपकी ये सोच, अप्रोच और ये बातें आप करते मैंने रहे। आरटीएस के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, मैं जरा वाज़ेह कर दूं, मैं वाज़ेह कर दूं, मैंने आरटीएस की बंदिश पे जरूर एतराज किया था। 2018 के इलेक्शन के हवाले से मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इसको जरा वाज़ेह कर दूं। ये बताएं, आप बता दें कि 2018 के इंतखाबात रिग नहीं थे? नहीं, मैं उसमें रिगिंग का एलिमेंट उस तरह नहीं समझता जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है। मैं इसलिए बात चूंकि उस तरफ हो नहीं रही, मैं इसलिए आगे बढ़ाते थे। अच्छा आप नहीं एक सेकंड जी, नहीं 2018 के इंतखाबात और 2024 के इंतखाबात में कोई फर्क नहीं है। नहीं, 2024 के बाकायदा रिग्ड हैं, और जिस असेंबली में जावेद लतीफ साहब आप बैठे हुए थे अप्रैल 2022 के बाद, उस असेंबली के पास और उस हुकूमत के पास पूरा इख्तियार था कि 2018 का इलेक्शन खोलती, क्योंकि उस असेंबली में बैठते ही आप सब लोगों ने एतराजात ये किए थे कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अच्छा, आपने वो इलेक्शन रिग्ड इख्तियार होने के बावजूद उस इलेक्शन को नहीं खोला। अच्छा एक सेकंड आपने याद होगा, सुना होगा कि 2013 के इंतखाबात के हवाले से यह कहा जाता था कि ये रिग्ड है इलेक्शन। जी बिल्कुल, पीटीए का मौकिफ था, और उस वक्त मैं कहता था कि इलेक्शन दुरुस्त है। अच्छा एक सेकंड, फिर हमने उस पे जुडिशियल कमीशन बनाया ना? जी बनाया जी। और 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत बनवाई गई तो हमने कहा कि ये इलेक्शन रिग हैं, तो क्या उस पे कोई कमीशन बना? जावेद लतीफ साहब, हुकूमत आपके पास आ गई थी, आप सब कुछ कर सकते थे। आप उस हुकूमत में मिनिस्टर थे। आप 18 एक सेकंड, आप जो 18 माह की हुकूमत है उसमें 9 माह तो निकाल दें जो जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब के थे, वो तो आपकी हुकूमत। और उसके बाद जो सहूलतकारी होती रही, आप देखें कि उसके बाद जो सहूलतकारी आज तक मुयस्सर है उनको,
वो सहूलतकारी इससे पहले कभी किसी जमात को रही है? कैसी लेकिन सहूलतकारी है कि आप वो ये जेल बताइए, में बैठा है? देखिए चलिए ये तो 2018 के इलेक्शन पे तो हम बाद में फिर बात करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो बैन करने की बात थी, ये बात चल रही थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज और मोहतरम शहबाज शरीफ, जनाब इसहाक डार, ये सब कहीं इकट्ठे हुए थे या इनमें से 3 इकट्ठे हुए थे और उसमें ये फैसला किया गया था कि पीटीआई को बैन किया जाएगा। क्या नवाज शरीफ साहब इस बैन के यानी पीटीआई पे पाबंदी लगाने के हक में है? देखें, एक तो बात यह है कि तीनों कहीं इकट्ठे हुए नहीं, 4 तो दूर की बात, 3 भी नहीं कहीं इकट्ठे हुए। अच्छा। और जहां तक अगर कोई 2 इकट्ठे हुए हैं तो मुझे कोई इल्म नहीं कि क्या बात हुई है या नहीं। अच्छा। तीसरी बात मैं ये आपको ज़रूर कह दूं कि किसी सियासी जमात का मैंने जिक्र किया कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर क्या मुझे ये कोई बताना पसंद करेगा, जो मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अगर कोई रियासत के मफादात का सौदा दूसरी रियासत से कर दे, क्या उस पर आपका आइन कानून खामोश रहेगा? क्या 9-10 मई का जुर्म करने वाले को आप 1 साल गुजरने के बावजूद भी आप उसको इसी तरह फ्री हैंड देते रहेंगे कि दोबारा कोई इस तरह का कोई वाकया हो? जेल में रखना फ्री हैंड है? मुझे कोई बताना। हाँ। जेल में रखा हुआ ये फ्री हैंड नहीं तो और क्या है? अच्छा। ना बिल्कुल यार, मुझे ये बताएं कि जेल में हबीब अकरम साहब कितने लोग और हैं? किसी को ये सहूलत मैसर है जो इमरान खान को है? किसी को और कैदी को ये सहूलत है कि वो सुप्रीडेंट जेल के साथ एग्रीमेंट करे, साइन करे उस पे? क्या किसी और कैदी को ये सहूलत मैसर है कि रोज उसका किसी ना किसी अदालत में तस्करा हो रहा हो और उसको रिलीफ मिल रहा हो? ये बताए ना किसी और के साथ ऐसा। तो जावेद लतीफ साहब क्या चाहते हैं आप? ऐसा क्या हो कि लगेगा मुस्लिम लीग नून को या आपको कि इंसाफ के तकाजे अब पूरे हो रहे हैं? ऐसा क्या हो, बताएं मुझे। हाँ, आ जाए, मेरे साथ तो जो कुछ होता रहा है, दीगर अपोजिशन के लोगों के साथ जो कुछ होता रहा है उसको छोड़ दें। आपके साथ अगर कोई सरीहद ज्यादती की गई, ये बात तो मैं मानता हूं। आपके साथ सरीहद ज्यादती की गई और प्लान करके एक मंसूबा बना के आपके खिलाफ एक मुकदमा गढ़ा गया, ये बिल्कुल, और इसी तरह आपके कई और साथियों के खिलाफ। लेकिन हबीब अकरम साहब, हम किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि किसी और बेगुनाह के साथ ऐसा हो, भले हमारा मुखालिफ क्यों ना हो, मगर ये कहने की इजाजत दें कि आइन कानून के मुताबिक आप डील करें, जो नजर आए लोगों को कि आइन कानून के मुताबिक इसको बरी किया जा रहा है, इसको सजा दी जा रही है। मुझे तो आज तक जो कुछ नजर आ रहा है, अगर रियासत आप भीख मांग रही हो कि मुझे इंसाफ मिले, जो आप सवाल कर रहे हैं कि और क्या करें कि वो जेल में है, भाई जेल में है तो अपने करतूतों की वजह से है। अच्छा। कोई करतूत ऐसा बताए जो 4 सालों में पाकिस्तानी कौम के लिए भी उसने कोई अच्छा किया हो, और अगर अपने करतूतों की वजह से है, मगर उसमें जो केसेस उस पे झूठे बनाए गए हैं उसको फिलफौर खत्म करना चाहिए, ताकि वो भी जो सही केसेस हैं उन पे लोगों का शुकूक व शबहात ना उनको नजर आए। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि 1 साल हो गया है, अदालतों को चाहिए कि जो कल उस पे केस बनता है उसको तो दूसरे दिन फैसला मिल जाता है, मगर 1 साल होने को है, जो केसेस हैं उस पे क्यों नहीं फैसला दिया जाता? सही, ठीक, वो दिया जाता है, आप मानते नहीं है। आप कहते हैं ये आपस में मिल गए। अच्छा, ये लाडला है। अच्छा, अगर ये बात आप करना चाहते हैं हबीब अकरम साहब, तो आप ही मुझे ये बता दें कि दरखास्त गुजार कोई है और फैसला किसी और के हक में आ रहा है, फिर मैं क्या कहूँगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हबीब साहब से हम बात करेंगे। हबीब साहब, इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके हवाले से मुशावरत की गई कि कैसे उस पर अमल दरामद करना है, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मुशावरत क्यों की जा रही है? क्या ये फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने कि उसने इस फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना? इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी थी वो भी समझ नहीं आई, बल्कि अदालत में भी किसी को नहीं समझ में आई। हाँ। और अल्टीमेटली उसे गलत करार देना पड़ा। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके रवैये पे अगर आप गौर करें तो कई शुकूक व शुबहात उठते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन
बजाते खुद कई मुकदमात में फरीक बनकर पेश हुआ है। यानी हालांकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील हो वो तो दो लोगों ने के दरमियान होती है, लेकिन बाज मामलात में इलेक्शन कमीशन खुद यानी जैसे इस मामले में भी के मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन चला गया, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि जैसे कुछ सेशन जज साहब के फैसले के खिलाफ अपील हो तो सेशन जज साहब खुद भी हाईकोर्ट चले जाए कि जनाब आप मेरे फैसले में ये खूबी है, मैंने इसलिए किया है, मैंने इसलिए किया है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल बड़ा ही अजीबोगरीब है, और इस मामले में भी जाहिर है इलेक्शन कमीशन के साथ आप देखते हैं कि हुकूमत भी कुछ ऐसा लगता है कि हुकूमत के ख्यालात में और इलेक्शन कमीशन के ख्यालात में कोई फिक्री यकसानियत है। एक ख्याल जो है वो हुकूमत के जहन में आता है, वही इलेक्शन कमीशन के दिल में एक कॉम्पल की तरह फूट पड़ता है। तो लिहाजा इससे आप तवारुद कह सकती हैं। जिस तरह से अभी सब तनकीद हो रही है और जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे फैसला सुनाने वाले जजेस के हवाले से एक बाकायदा मुहिम देख रहे हैं, और एक बात ये भी चल रही है कि शायद इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, और अगर ऐसा हो तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला तो ऐसा है जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। हाँ, वो तो इलेक्शन जी, वो इलेक्शन का फैसला था और उस पे हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह अलल ऐलान कहना कि मैं इसको नहीं मानता, कोई भी शख्स रियासती ओहदेदार हो, तो इसका मतलब ये है, या वो ये कहे कि मेरे पास इतनी कुव्वत है कि मैं इस फैसले को रोक सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप दस्तूर शिकनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल 6 जाहिर है, क्योंकि अदालत के हुक्म के, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में बिल्कुल ये वाजे है दस्तूर में कि आपने ये हुक्म मानना ही मानना है। अच्छा, ठीक है, उसमें लैतो लाल तो कुछ हो सकती है, अपील हो सकती है, रिव्यू हो सकती है। एक प्रेसिडेंट तो फिर इसका मतलब हम सेट कर चुके ना। उसमें भी किसी ने ये नहीं कहा था कि हम नहीं मानते, उसमें भी ये हुआ था कि जनाब हम मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इस तरह का पैगाम भेजना तो ये तो बड़ा अजीबो गरीब है। अब जाहिर है, जा रही हैं अबीब साहब, इसमें तो देखिए नहीं, उसकी वजह यह है कि आपको ये पैगाम किसी ने बराह रास्त नहीं दिया। ठीक है ना, ये पैगाम ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमती ओहदेदार ने ये जुर्रत की हो, और अल्लाह ना करे किसी को ये जुर्रत हो कि वो ये कहे कि मैं अदालत का फैसला नहीं मानता। मसला ये है कि कुछ भोंपू हैं जो बजना शुरू हो गए। अच्छा, उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। भाई ये तो फिर पैगंबर को पकड़ना चाहिए ना। जो कासिद है, जो पैगाम ला रहा है कि जनाब अदालत का ये फैसला नहीं माना जाएगा, जो करना कर उससे लो। पूछा जाए ना कि भाई ये तो आर्टिकल 5 है जो कहता है कि आपकी जो लॉयल्टी है जो इस दस्तूर के साथ, वो गैर मशरूत है जी। तो गैर मशरूत लॉयल्टी रखने वाला कोई शहरी क्या ये बात कर सकता है कि जनाब मैंने ये फैसला फलां कह रहा है कि मैंने ये फैसला नहीं मानना? ये बिल्कुल इस तरह का कोई जुर्म है मुझे लगता कि जैसे कोई शख्स ए पैगाम भेजे बी के जरिए के सी को जाके कहो कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये बड़ा जुर्म है ना, ये बड़ी संगीन बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दस्तूर के टूटने पे ये कह रहे हैं। देखिए, और इंशाअल्लाह मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान के दस्तूर को इंशाअल्लाह कोई नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल, अदालत का हर फैसला माना जाएगा, अल्लाह करे। बिल्कुल। और आपको एक ये भी अर्ज करूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोग अपने पाकिस्तान की और अपने दस्तूर की हिफाजत भी करेंगे। हम समझते हैं, पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि हम इसके मुहाफिज बिल्कुल हैं। अच्छा अबीब साहब, एडहॉक जजेस का मामला भी है। मुशीर आलम साहब के बाद जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने भी अब माजरत कर ली, और हामिद खान साहब ने एक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा आर्टिकल 182 में एडहॉक अपॉइंटमेंट तब होती है जब जजेस की कमी हो। सुप्रीम कोर्ट में तो इस वक्त सारे जजेस पूरे हैं, 17 जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस साहब के, तो आईनी तौर पर कोई जवाज नहीं है। क्या ये उनका पहले भी एडहॉक जजेस तो लगते रहे हैं, और इस बार भी एडहॉक जजेस के लगाने पे एतराज नहीं है, मखसूस जजों को लगाने पे एतराज है। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब के बारे में मैंने अर्ज किया था कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये पेशकश कबूल नहीं की। जस्टिस मुशीर आलम ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पेशकश कबूल नहीं की। उन्होंने तो सोचा भी नहीं ना, उन्होंने तो पहले मेरी तवक्को ये है कि ये जो हमारे दीगर 2 जज साहिबान जिनके नाम आ रहे हैं, साबिक जज साहिबान, वो भी इस पे रजू भी तो कर सकते हैं ना अपनी राय से। भाई जब किसी जज के ऊपर, अभी वो पहले भी जज रह चुके हैं,
और उनकी दोबारा अपॉइंटमेंट के ऊपर हाँ। इतने लोगों को एतराज है। मुझे बजाते खुद बतौर पाकिस्तानी शहरी के मुझे एतराज है इन दो असहाब के दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आने पे। हुकूमत तो कह रही है कि होने चाहिए। आजम नजीर तारड़ साहब का भाई, बयान आया और तो उन्होंने ये भी वाजे किया कि ये एडहॉक जजेस जो हैं वो मखसूस नशिस्तों की नजरसानी भाई आप सुनने ये वाले। तो आप अपने दस्तूर की नफी कर रहे हैं ना। ये तो गलत तफहीम कर रहे हैं। दस्तूर में अदलिया और हुकूमत बिल्कुल अलग अलग है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी खैर मकतूब देखिए, किया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कब कहा कि ये जज लगा दो? अच्छा। पाकिस्तान भाई उसने ये कहा है कि एडहॉक जजेस होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लगा लें। और आपने वहां पे ठीक है, मामलात अगर कोई अटके हुए हैं उनको तेज करना है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगा लें। लेकिन चुन चुन के उन लोगों को क्यों लाया जा रहा है जो किसी एक शख्स की फरमाबरदारी या वफादारी की वजह से मशहूर है, या किसी एक शख्स का या किसी मुकदमे में किसी एक फरीक को उन्होंने रगड़ा देने में गुरेज नहीं किया हुआ। एडहॉक जजेस लगाए, लेकिन जिनका एक इस कदर पाकिस्तान के इस वक्त कदर पोलराइज्ड माहौल में इस तरह के जजों को लगा के आप अदालत को तो तबाह कर देंगे। मेरिट पर लगाए। अच्छा हबीब साहब, भाई नहीं, सिंपल बात है, हाई कोर्ट से जजों को ले जाए। हाँ, अच्छा हाई कोर्ट में तो खुद वो हाई रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वहां भी भाई, जरूरत है आप मजीद हाई जजेस। कोर्ट के जज मजीद भर्ती कर लें। हाँ, अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इतना ही करना है तो ये तो कानून का सादा सा मामला, एक सिंपल लेजिस्लेशन है कि 17 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। भाई असेंबली में जाएं, उनको 21 करवा लें। अच्छा हबीब साहब, एक बात जो पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हो रही थी, बड़े धड़ल्ले से हुकूमत पहले मंजर आम पर आई, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता तारड़ साहब ने की और पाबंदी का इंडिया दिया। अब हम देख रहे हैं नून लीग के रहनुमा कुछ बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं पाबंदी के मामले पर। अब कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ तजवीज़ है, इस पर अभी गौर होगा, बड़े मराहिल हैं जो अभी तय होंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। देखिए, जब आप 2-4 चीजों को मिला के देखते हैं ना, जब इकट्ठी इत्तफाक, चाहे वो इत्तफाक से ही इकट्ठी हो जाए, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि फिर इसके पीछे कोई डिजाइन तो नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ चीजें इकट्ठी हुई, ठीक, जैसे जजों का मामला आ गया, मखसूस जजों का जी, और साथ ही ये जनाब हमने पाबंदी लगानी, और साथ ही ये कि अब हमने दोबारा यानी हमने मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पे हमने नजरसानी नून लीग वैसे चली गई नजरसानी में और उसकी दरखास्त जो है वो उसको नंबर भी अलॉट अच्छा, जब ये सारे वाकयात इकट्ठे होते हैं तो ऐसे लगता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कोई इंतजाम किया जा रहा है, ठीक। तो अदलिया को इस इंतजाम के तासुर में तो बिल्कुल फरीक नहीं बनना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। तो इन 4 जजों को मेरा ख्याल है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उनकी अब तो 2 रह गए ना। जी, जस्टिस तारिक मसूद साहब की लियाकत पे किसी को कोई एतराज नहीं है, हाँ, ठीक है, उनकी राय से इख्तलाफ है जी। इसी तरह जस्टिस मदर आलम मियां खेल साहब का भी, वो भी बड़े अच्छे जज हैं, लेकिन इस मखसूस माहौल में मेरा ख्याल ये है कि इन मोहतरम जजों के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका ये होगा कि आप रिक्यूज कर लें। आप कहें कि जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले की मिलिट्री कोर्ट वाले बेंच से रिक्यूज किया था ना, किया था ना, तो अब भी रिक्यूज करते हैं, ठीक। अब भी कहें कि मैं नहीं मुनासिब समझता कि इस माहौल में मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊं और यही काम मजहर मियां पाबंदी वाले मामले से भी आपको हुकूमत रिक्यूज करती दिखाई दे रही है। देखिए, जो पाबंदी वाला मामला है, मैं तो चाहता हूं कि हुकूमत इसको आगे, मेरा ख्याल है कि इस पे ना माजरत जारी कर दे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे फिच की रिपोर्ट के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनी एक रिपोर्ट में ये पेशगोई की है कि मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई मुस्तकिल करीब में भी ज़ेर हिरासत रहेंगे। मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। रिपोर्ट में रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम होने और शरह सूद को 14% तक होने की तवक्को भी जाहिर की गई है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं, कितना अनयूजुअल है ये कि एक आलमी एजेंसी जो मुआशी मामलात के हवाले से रेटिंग जारी करती है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से प्रिडिक्ट कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल ये थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं या उनकी सब्सिडरीज जो होती हैं, देखिए ये सब्सिडरी है उनकी, ये ग्रुप कंपनी है BMI, जो कि पॉलिटिकल रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करती है, उसको असेस करती है और फिर उस हिसाब से इकोनॉमिक फोरकास्ट देती है, प्रोजेक्शंस देती है कि इस मुल्क में शरह नमो क्या रहेगी,
और शरह सूद क्या रहेगी, उसके साथ साथ जो है महंगाई की शरह क्या रहेगी, और फिर ओवरऑल जो है एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और ये सब कैसे होगा। तो ये बीएमआई भी इस तरह से जो असेस करती है, बट थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एंगल ये था कि इसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जी नेक्स्ट 18 मंथ्स यानी कि 24 के 6 महीने, 2024 के 6 महीने और 2025 का पूरा साल, 18 महीने तक जो है ये गवर्नमेंट रहेगी। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि एक्चुअली लिखा इस तरह से कि जी गवर्नमेंट जो 18 महीने तक तो रहेगी और ये फिस्कल रिफॉर्म्स जो है आईएमएफ के साथ मिलके वो तय करेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात ये लिखी कि जी एक अनलाइकली इवेंट अगर होता है, तो कहने का मतलब ये कि जब अनलाइकली इवेंट है और जब है ही अनलाइकली, तो उसमें लिखना इस तरह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि जी फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर जो है वो मिलिट्री बैक गवर्नमेंट होगी, इस तरह की बात। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इसकी कोई बेसिस एज सच मैंने नहीं देखी उसके अंदर, कोई बेसिस बताई गई हो कि जी क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। खुर्रम साहब, आमतौर पे इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो मकामी लोगों से मुशावरत के बाद लिखी जाती हैं, और इस रिपोर्ट में भी मैं देख रहा था कि इन्होंने कहा कि हमने लोकल सोर्सेज से बात की है। तो लोकल सोर्सेज तो आमतौर पर मतलब आप जैसे लोग होते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जो इन्हें ये बता रहे हैं कि अदालती निज़ाम साइडिंग विद द गवर्नमेंट है, इमरान खान पे सारे मुकदमे ख़त्म भी हो जाएं तो कोई नया आ जाएगा और 18 महीने के लिए गवर्नमेंट चलती रहेगी और वरना फिर टेक्नोक्रेट आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें तो रिपोर्टरों की और सहाफ़ियों की अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, वो पूछते हैं रहते हैं लोगों से। इन्होंने किससे पूछा होगा? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें होता ये कि चाहे एसएनपी हो, यानी कि जो स्टैंडर्ड पोर्स है, बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनफैक्ट फाइनेंशियल ग्रुप है दुनिया का। और इसके अलावा मूडीज है, आपने सुना होगा, मूडीज भी जो है वो क्रेडिट रेटिंग देता है, फाइनेंशियल ग्रुप है बहुत बड़ा। इस तरह से फिच भी है और इस तरह से ब्लूमबर्ग भी होता है, इस तरह से रॉयटर्स भी, ये सब बात करते हैं, एनालिस्ट से, इकोनॉमिस्ट से, हम सबसे बात करते हैं और इनपुट लेते हैं। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसमें होता क्या है, वो कभी भी बायस नहीं होते, इस तरह से बड़ा बैलेंस अप्रोच होती है उनकी और बहुत ज्यादा रैशनल होते हैं, यानी कि उसकी बेसिस होती है। इस तरह से नहीं लिखते इतना ज्यादा ओपनली, या बहुत ज्यादा इतना वाइल्ड गेस नहीं होता जिस तरह से इस रिपोर्ट में नजर आया। तो आई एम श्योर के होगा तो लोकल इनपुट तो डेफिनेटली जरूरी होती है, बट उसको कन्वर्ट करना अपने आर्ग्यूमेंट में और वो एक शॉकिंग आर्ग्यूमेंट हो, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीजन हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके असरात क्या आएंगे अब मार्केट पे, पाकिस्तान की मईशत पे, क्योंकि फिच बहरहाल बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, देखिए यही एक डाउनसाइड है, एक इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आप इस तरह की बात लिखते हैं तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि उसकी कोई बेसिस होती है कि जी आप ये कह रहे हैं अगर कि जी आगे अनरेस्ट होता है तो ये हो जाएगा, और 18 महीने का नंबर कैसे वर्कआउट हुआ, ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग है। उस पर मेरे ख्याल में एक जस्टिफिकेशन देनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कोई भी गवर्नमेंट रन कर रहा हो, उसको ये पूछना जरूर चाहिए कि आपकी बेसिस क्या, और रिपोर्टल भी देना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट, देखें हालात कुछ भी हो, आपको एक प्रिंसिपल स्टांस लेना जरूरी है। कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये कहेगी ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि जी हम तो 5 साल एक्सपेक्ट करें आप पूरे, और 5 साल पूरे करेंगे, और इस तरह की स्टेटमेंट जरूर गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। दूसरी बात ये है, कॉन्सिक्वेंसेज देखें बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो बड़े ग्रुप्स है ना, इनको बड़े इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डोनर्स और आपके साथ जो ट्रेड करते हैं कंट्री, ये सब फॉलो करते हैं। जब आप इस तरह की खबर लिखते हैं और उसका कोई रिबटल नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या उसकी कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं होती इनके साथ, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आज मैं अगर बाहर बैठा हूँ, एक अच्छा ट्रेड पार्टनर हूँ इस मुल्क का, या एक इन्वेस्टर हूँ, या क्रेडिटर हूँ, या डोनर हूँ, तो मैं सोचूंगा कि 18 महीने तक ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी अगर, और इतना बड़ा ग्रुप ये बात कर रहा है, तो मैं अपने स्टेक्स क्यों बढ़ाऊं इस कंट्री के साथ। उसकी वजह से ये होता है पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत बड़ा जी क्या कहना चाहिए पाकिस्तान को? अब जाहिर है हमारा निज़ाम तो ऐसा है कि इसके अंदर असम्बली टूटने के इम्कानात तो जाहिर है वो दस्तूर में दिए हुए हैं, हर वक्त रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या बताए कि हम एक मजबूत मुल्क हैं, और या एहतजाज करे, क्या करे? देखिए पहले तो मैंने कहा ना कि एक स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या कोई भी, वो स्टेटमेंट जरूर दे कि जी इसमें एक स्टेटमेंट ऐसी दी गई है जो कि अनसर्टेन है, जो कि कोई बेसिस होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारे जुडिशरी और हमारी जितना भी जो है वो गवर्नमेंट का कैडर है, पूरा पॉलिटिकल हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है,
ये सारा इंटैक्ट है और हम कंट्री को आगे लेके चलेंगे और हमारी कमिटमेंट है, हम पूरा करेंगे, हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा होगा और गवर्नमेंट जो है अपना टेरर पूरा करेगी। एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट तो आ सकता है ना कि इसको रीट्रेट करता है, हालांकि बिल्कुल कॉमन स्टेटमेंट होगा, बट आना जरूर लेकिन चाहिए, खुर्रम शहजाद साहब इसके लिए बड़ा जरूरी है ना कि अपने मैंडेट पर भी यकीन हो। इसको बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।